हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक इन्वायरमेंट। तो जो हमारा इन्वायरमेंट चैप्टर है बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और मेनली इसको लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम मतलब टेक इजी ले लेते हैं कि ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें वो सारे हैं, मतलब नोट्स में मैंने बनाए हैं। तो अगर आप इन नोट्स को अच्छे से कर लेते हो तो आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो आप क्या जानते हैं इन्वायरमेंट से? इन्वायरमेंट से आप ये कहेंगे कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है दैट्स द इन्वायरमेंट, है ना, या फिर कुछ और डेफिनेशन होगी। अगर आपकी कोई भी और डिफरेंट डेफिनेशन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या जानते हैं रिलेटेड टू वर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो ये तो हुई हमारी अलग से बात। ठीक है, और गाइस एक और चीज़ कि जो एग्ज़ाम्स में डेफिनेशंस पूछी जाती है या फिर कुछ और भी एग्ज़ाम्स में आता है, तो वो सब आपको इस नोट्स में प्रोवाइडेड मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है हमारे इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, अगर मैं इजीली और इजी डेफिनेशन में बताऊँ तो इकोसिस्टम एक ऐसा चीज़, मतलब एक ऐसा एरिया हो गया, या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, झुल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जो भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म है एक एरिया में टुगेदर, यानी एक साथ रहते हैं सारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म इन इकोसिस्टम। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग है, नॉन लिविंग है, जब दोनों एक एरिया में एक साथ रहते हैं तो वो दोनों मिलके बनाते हैं एक ऐसा टाइप का इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इकोसिस्टम जो है हमारा 4 टाइप का होता है, मतलब कि किस किस टाइप्स के होते हैं जो एक इसमें रहते हैं एक साथ। ठीक है, यानी जैसे भी मैंने बोला कि जितने भी इंटरैक्टिंग हैं वो नॉन लिविंग के साथ रहते हैं। तो अब वो नॉन लिविंग और जो इंटरैक्टिंग है वो दोनों कौन है जो एक साथ मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं? तो एक बायोटिक है, एक अबायोटिक है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। ये चारों एक साथ रहते हैं तब बनता है एक इकोसिस्टम वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, देन बायोटिक जो है वो होता है हमारा लिविंग। ठीक है, और अबायोटिक होते हैं हमारे नॉन लिविंग। लिविंग में जैसे हम आ गए, एनिमल्स आ गए, और अबायोटिक में नॉन लिविंग जो है उसमें हमारे जैसे कि ये पेपर वेट, ये पेज, ये लिविंग नहीं है ना, और बुक्स, पेन्स, टेबल, चेयर, ये सब जो है ये हमारे आते हैं अबायोटिक में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेचुरल की, तो नेचुरल होता है लाइक पॉन्ड, रिवर्स, क्योंकि ये नेचर मेड है, हमने इनको नहीं बनाया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो जो हमने बनाया लाइक ह्यूमन मेड है उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सब हमने ही तो बनाया, एक्वेरियम और गार्डन, है ना। तो यही होता है आर्टिफिशियल और नेचुरल, अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि जो इन्वायरमेंट है इसमें इकोसिस्टम किस किस टाइप्स के होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अभी हमने देखा कि इकोसिस्टम है उसमें कौन रहता है, उसमें 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने देखा कि 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो हमें तो बस यही पता है ऑर्गेनिज्म यानी एक लिविंग और नॉन लिविंग, बट नहीं, यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ इंटरैक्टिंग हुए हैं ना। अब इंटरैक्टिंग वाले जो हैं वो कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए, क्योंकि जो लिविंग वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज द डिकम्पोजर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, आइए उसको देखते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इनऑर्गेनिक कैसे, लाइक CO2, H2O, ये सब, और विद अगर मैं बोलूँ सोलर एनर्जी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो पूरा आपने ये बताया ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया, है ना। तो प्रोड्यूसर्स भी तो वही हुए, ऑटोट्रॉप्स,
एक्चुअली प्रोड्यूसर जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स ही तो हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक से। और याद कीजिए जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें जो ऑटोट्रॉप्स थे वो क्या थे? ऑटोट्रॉप्स कौन थे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। तो प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स एक हैं। तो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल कौन? ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हुआ? CO2 H2O बाय यूजिंग SL एनर्जी यानी सोलर सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा ऑटोट्रॉप। अगर अब मैं बात करूँ इसकी कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो खुद नहीं बना रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरों का ले रहे हैं खाना, है ना। तो ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी जो खाना इन प्रोड्यूसर ने बनाया है उनको ये कंज्यूम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब आप कहेंगे तो हर्बीवोर्स पे, पर नहीं, हर्बीवोर्स तो हुए, साथ में जो कंज्यूमर है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हर्बीवोर, सेकेंड ऑमनीवोर एंड थर्ड वन इज़ द कार्निवोर। ठीक है, तो हर्बीवोर जो है वो कौन से हुए? जो सिर्फ ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लाइक गोट, शीप। अब यहाँ पे ह्यूमंस नहीं हो सकते क्योंकि ह्यूमन सिर्फ प्लांट्स नहीं खाते। और अगर मैं कार्निवोरस की बात करूँ तो ये खाते हैं ईट अदर एनिमल्स एज फूड, यानी ये खाते हैं एनिमल्स को। जैसे कि लायन, टाइगर है, वो किसको खाते हैं? वो ये थोड़ी ना खाते हैं प्लांट्स, वो खाते हैं मीट, यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड। और अब जैसे ह्यूमंस हैं वो तो एनिमल्स को खाते हैं, पर वो प्लांट भी तो खाते हैं थोड़ा बहुत। तो ना ही वो हर्बीवोर हुए, ना ही वो कार्निवोर, वो हुए ऑमनीवोरस। क्यों? ऑमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स को दोनों खाते हैं। अब इसमें आए हम लोग, ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल्स ह्यूमंस लोग खाते हैं। ठीक, अब जो डॉग है वो भी ऑमनीवोरस है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स भी खाता है और जो वो एनिमल्स भी खाता है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स जो है वो एक टाइप के बैक्टीरिया, फंगी, ये सब होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना हमारा, जो कॉम्प्लेक्स होता है इन डेड और जो कि प्रेजेंट होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स देखिए, ये हमारा एक डेड ऑर्गेनिज्म है सपोज। ठीक है, कोई भी इसको मान लीजिए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं हम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो डेड ऑर्गेनिज्म था ये मर गया जब, तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसको कन्वर्ट करना इनटू सिंपलर में, वो होते हैं डिकम्पोजर। अच्छा, अभी जो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर हो रहा है ये करता कौन है? ये करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाया इसी को बोलते हैं डिकम्पोजर। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है, फंगी है। ठीक है, देन अगर अब हम बात करें, हमने इकोसिस्टम देख लिया, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख लिए, ऑर्गेनिजम्स देख लिया। ठीक है, अब हमें देखना है फूड चेन और फूड वेब। ये जो फूड चेन टॉपिक है और फूड वेब टॉपिक है ये हम अपने चाइल्डहुड से पढ़ते हैं, मतलब 6th क्लास में भी आपने पढ़ा, 7th में भी पढ़ा है ना, तो ये तो हम पढ़ते ही आता है। तो इसको अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर थोड़ा कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो आपने उस मतलब बचपन में ना पढ़ा। ठीक है, तो फूड चेन आपको पता है कि जो हम यानी फूड चेन क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्लांट है। तो देखिए ये क्या है? ये एक प्लांट है। ठीक है, इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है हमारा ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर। देन ये जो ग्रास हॉपर था, अब इसको भी कोई खाएगा, वो कौन है? वो है फ्रॉग। ठीक है, अब इस फ्रॉग को कौन खाएगा? इस फ्रॉग को खाएगा हमारा ईगल। तो ये जो चैन चल रही है कि इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसी को बोलते हैं फूड चैन, है ना। अब लोग सोचेंगे बस एक दूसरे को इस फूड, तो जो ये है ये तो फूड चेन है ही, मतलब ये एक फूड था, इसको एक चैन बना के किसी ने खाया, फिर ये एक फूड था, इसको एक चैन बना के खाया गया, फिर ये फ्रॉग फूड था, इसको चैन बना के खाया गया। तो क्या चल रहा है कि यहाँ पे हर एक को एक फूड माना जा रहा है और सब एक दूसरे को खा रहे हैं। तो इसी ये जो फूड खा रहे हैं एक दूसरे को समझ के ये बन गई एक चैन, तो ये हो गई एक फूड चैन, है ना। पर थोड़ा सा और डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या पता चला कि देखिए जो ईगल है क्या वो इस प्लांट को खा सकती है? नहीं,
पर जो प्लांट है, मतलब जो ये प्लांट है, इसको कौन खा सकता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को ईगल। पर ईगल को क्या प्लांट खा सकता है? नहीं। यानी जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे को, जो ये खाए जा रहे हैं, वो कैसा हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम उसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। यानी जो फूड चेन है, अच्छा एक और चीज़ कि फूड चेन क्या हुआ फिर? फूड चेन हुआ कि देखिए ये इस जो प्लांट है इसको किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। तो जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स थे और जो भी इसकी एनर्जी थी वो किस में आ गई? ग्रास हॉपर में। ठीक है, अब ये था हमारा प्रोड्यूसर और ये था हर्बीवोर, क्योंकि इसने सिर्फ इसको खाया, प्लांट को खाया। ठीक, अब ये जो हर्बीवोर था, ठीक है, तो अब ये जो इसका जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी था वो किस में आ गया? फ्रॉग में। अब ये क्या था? ये एक एनिमल था, इसको किसने खाया? फ्रॉग ने। तो वो कार्निवोर हो। अभी हमने पढ़ा कार्निवोर क्या होता है, ठीक है। देन इस फ्रॉग का जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी था वो किस में आ गया? ईगल में। तो ईगल ने किसको खाया? बस फ्रॉग को। तो क्या ये कार्निवोर हुआ? ये भी कार्निवोर हुआ, पर ये टॉप कार्निवोर हुआ, क्योंकि इसने एक कार्निवोर के ऊपर एक और कार्निवोर बन के खाया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो क्या इसका फ्लो भी तो हो रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे? जो फ्लो हो रहा है न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी का एक दूसरे से, और वो भी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। पहले ट्रॉपिक लेवल क्या था? प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। तो जो ये 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इस पे जब न्यूट्रिएंट्स एनर्जी का फ्लो होता है हम उसको बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। और ये कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। देन अगर मैं बात करूँ फूड वेब की, तो फूड वेब क्या होता है? जब सेवरल इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन, लाइक अभी ये सिर्फ एक ही चैन है, ठीक है। अब मैं इसमें 4-5 चैन और जोड़ दूँ, लाइक ग्रास हॉपर को और 2-3 एनिमल्स और खा सकते हैं, ठीक है। फिर जो वो 2-3 एनिमल्स हैं, वो 2-3 एनिमल्स इन तीनों में से किसी और को भी खा सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी फूड चेन बन गई। अब जब ये बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाती है, यानी एक से जुड़ जाती है सारी, तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। देन अब हमारा टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल। अभी मैंने आपको बताया ट्रॉफिक लेवल क्या था? एक प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। तो ये क्या होता था? एक एक स्टेप था। पहले स्टेप पे ये था, सेकंड स्टेप पे ये था। तो जो वेरियस स्टेप्स होते हैं हमारे फूड चेन में, जिसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ फूड या फिर एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि पहले क्या था? हमारा जो था प्रोड्यूसर था, ठीक है। देन हर्बीवोर था। तो जो ये सेकेंड स्टेप था हर्बीवोर का, उसमें क्या था? वो फूड चेन का ही एक स्टेप था, ठीक है। और वो क्या हो रहा था? उसमें फ्लो हो रहा था या ट्रांसफ़र हो रहा था फूड और एनर्जी का। तो जब भी कोई ट्रांसफ़र होगा फूड और एनर्जी का एक फूड चैन में कुछ वेरियस स्टेप्स पे, तो हम उसको नाम दे देते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ 10% लॉ। तो ये एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है, इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेगा। कुछ नहीं है 10% लॉ, बस ये 3 लाइन जो लिखे ना, यही है 10% लॉ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इससे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 10% लॉ क्या हुआ कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी जो है एक एंटर करती है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। मतलब क्या है? देखिए जैसे पहले प्लांट था, इसको किसने खाया था? ग्रास हॉपर ने, ठीक है। देन इसको किसने खाया था? फ्रॉग ने। और इस फ्रॉग को किसने खाया था? इसको खाया था ईगल ने, ठीक है। तो ये जो चैन चल रही है, इसमें जो प्लांट से जो एनर्जी और फूड या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हुआ ग्रास हॉपर में, वो कितना हुआ? सिर्फ 10% हुआ, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे ये हमारा 100 था, ठीक है, तो इसका 10% जो होगा, इसका जो 10% होगा वो कहाँ चला गया? ग्रास हॉपर में, ठीक है। देन ग्रास हॉपर का जो 10% एनर्जी था, मतलब यहाँ पे प्लांट के कंज्यूम करने के बाद जो एनर्जी इसमें आई, जैसे इसका 10% सपोज 90 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें 90% एनर्जी है। अब उस 90 में से जो 10% एनर्जी है वो किस में जाएगी? फ्रॉग में, ठीक है। तो उस 90 में से जो 10% एनर्जी है, सपोज कि वो 80 हो गई, ठीक है। तो वो यहाँ आ गई। अब इसकी 10% एनर्जी जो है वो ईगल को मिल गई। तो 10% लॉ यही होता है। क्या होता है कि जब भी 10% ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट टॉपिक लेवल पे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि अवेलेबल है एक पे, ठीक है, उसी को बोलते हैं 10% लॉ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि अगर प्लांट की 100 है तो ग्रास हॉपर में कितनी ट्रांसफ़र एनर्जी हुई?
ठीक है। या फिर अगर दे देंगे कि प्लांट की अगर 100 है तो फ्रॉग की कितनी होगी, ये भी नहीं पूछेंगे डायरेक्टली, तो आपको पहले इसकी निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें से इसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, देन 10% लो, इतना ही ईजी था, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम बायो एक्यूमुलेशन की। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन टिश्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। यानी देखिए, जब इस प्लांट को किसने खाया था? ग्रास हॉपर ने, ठीक है। तो जो भी इसमें टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, लाइक जब इसमें प्लांट को, क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं ताकि और अच्छे से ग्रो करे, है ना। तो वो सारे केमिकल्स जब इस ग्रास हॉपर ने खाए तो वो इसके अंदर भी चले गए होंगे, और वो कहाँ इकट्ठे हो गए होंगे? उसके एक जगह, एक पर्टिकुलर उसके एक टिश्यू में हो गए होंगे, है ना। तो जो इसी को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या हुआ कि जो भी टॉक्सिक केमिकल्स उस पहले वाले में थे वो दूसरे में चले गए उसको खाने के बाद, दैट्स कॉल्ड द बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन होता है, अब देखिए जैसे एक्यूमुलेशन का ही बता रही हूँ पहले मैं, ठीक है। ग्रास हॉपर में अब जितने इसमें से आए वही इसमें गए होंगे, है ना। ये थोड़ी ना कि थोड़ा और ज़्यादा चले गए होंगे, नहीं। पर बायो मैग्निफिकेशन की मैं बात करूँ तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब बस हल्का से ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि मतलब देखिए, जो इसमें केमिकल्स थे वो तो इसमें गए ही होंगे, पर इसमें बायो मैग्निफिकेशन ये भी कहता है कि साथ ही साथ जो इस, देखिए प्लांट में सपोज 90% केमिकल्स थे, ठीक है। अब ग्रास हॉपर में थे 10%, तो इन दोनों के मिलके जाएंगे फ्रॉग में, ठीक है। और ये कहता है बायो मैग्निफिकेशन, यानी दोनों के मिलके, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पहले 90 था, फिर इसमें जाके 100 हो गया, फिर इसमें 110 हो गया। तो धीरे धीरे जब टॉक्सिक केमिकल्स का कंसनट्रेशन बढ़ता है, दैट्स कॉल्ड द मैग्निफिकेशन बायो। और बायो एक्यूमुलेशन की बात करूँ तो उसमें क्या है? अगर इसमें 90% था तो इसमें भी 90% है, इसमें भी 90% और इसमें भी 90% है। क्या? टॉक्सिक केमिकल्स, बस 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। ओके, देन जैसे कि ये रहा एक एग्जाम्पल, देखिए पेस्टिसाइड्स गिरे सॉइल में, ठीक है। अब सॉइल से वो कहाँ गए होंगे? प्लांट में गए होंगे। प्लांट को किसने खाया होगा? हर्बीवोर ने। उस हर्बीवोर को किसने खाया होगा? मैन में। तो जो पेस्टिसाइड्स थे वो ऐसे गए एक मैन के, एक ऑर्गेनिजम्स के, मतलब जो उसके वो थे टिश्यू ऑर्गन्स, उसके अंदर। तो गाइस ये तो समझ आ ही गया, ठीक है। ये कैसे हुआ? पेस्टिसाइड से सॉइल में गए सारे केमिकल्स, देन प्लांट से हर्बीवोर, और फिर सारे जो टॉक्सिक्स थे वो गए मैन में, ठीक है। अब आते हैं हमारे वेस्ट, ठीक है। अब वेस्ट क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ। तो जो वेस्ट है यानी यूजलेस, जिसका हमें कुछ काम नहीं, यूज़ करके हम जिसे फेंक देते हैं तो वही वेस्ट होता है। पर कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उनको ठीक से कुछ कर दें किसी भी प्रोसेस से, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वेस्ट होता है जिनको हम यूज़ ही नहीं कर सकते, मतलब एक बार वो यूज़ हो गए तो बस वो एक दूसरी बार यूज़ नहीं हो सकते, वेस्ट है फिर वो, ठीक है। तो वो दो टाइप के कौन से हैं? एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायो। पहले नॉन बायो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉन बायो है, बायोडिग्रेडेबल है, उसका मतलब होता है कि जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू हार्म, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक बार ही हम यूज़ कर सकते हैं और दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। कि जैसे आपके पास सपोज पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है। आपने इस पेन को यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद इसके जो अंदर की रिफिल थी उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उस रिफिल को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार यूज़ करते ही आप उसे थ्रो कर देंगे, ठीक है। पर ये जो इसकी आउटर बॉडी है, ये इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं ना, इसमें आप उसकी रिफिल डाल देंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, मतलब हम इसमें रिफिल डालेंगे और हम इसको यूज़ कर लेंगे, तो यही होता है नॉन बायो और बायो। तो जो इसकी बॉडी है वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ये बायोडिग्रेडेबल है। और जो इसके अंदर की जो इंक थी वो नॉन बायो, क्योंकि हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते और ये हार्मफुल होते हैं, मतलब कि ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नहीं, ठीक है। वैसे इन्वायरमेंट का जो हार्मफुल है वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? पॉलीथीन बैग्स जो है, क्या हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इसको बैन किया जाता है, ठीक है। ग्लास हो गए, ठीक है। और अगर मैं बायोडिग्रेडेबल की बात करूँ तो जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है, छिलके जो होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, और जो पेपर कप्स होते हैं उनको हम थ्रो नहीं करने के बजाय उनका मैन्योर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम?
मैन्योर और फर्टिलाइजर्स करके उसका मतलब क्योंकि हम इसे जब सॉइल में डाल देंगे ना इन सब के पील्स को, जैसे वेजिटेबल पील है सपोज, ठीक है, इन सबको हमने डाल दिया सॉइल में, तो जो डिकम्पोजर्स थे, हमने पढ़ा था ना डिकम्पोजर क्या होता है, तो वही जो डिकम्पोजर है जब हम उसको क्या कर लेंगे, वो डिकम्पोजर इस मटेरियल को ब्रोकन डाउन कर देंगे, ठीक है, और इससे हमारी क्या बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगी। और इसी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होगा फेंकने के बजाय, और ये हार्मफुल नहीं होती क्योंकि इनसे तो खाद बन रही है ना। ओके, देन अब हम बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन की, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और ओजोन से रिलेटेड टॉपिक है, तो बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन आपको पता ही होगा क्या होता है, इसको हम O3 भी बोलते हैं ओजोन को, ठीक है। देन तो ओजोन जो है ना, हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है, ठीक है, लाइक ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस पे यहाँ पे ये एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन, O3, ठीक है। अब ये जो हमारी लेयर है ना, इस पे क्या है, अच्छा, ये जो ओजोन लेयर है बहुत थिक होती है, ठीक है। अब जो सबसे पहले इसे देखी गई थी वो अंटार्कटिका में सबसे पहले 1885 में देखी गई थी, और क्या देखा गया था इस ओजोन लेयर में कि इसमें ना एक होल हो गया है यहाँ पे, ठीक है, होल हो गया है, मतलब यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे ओजोन लेयर है ही नहीं, बस इतने पोर्शन में है और इतने पोर्शन में है, ठीक है। तो ये जो हमारी ये लेयर थी ओजोन लेयर, इसमें यहाँ पे क्या हो गया, छेद, तो सपोज ऐसे हो गई ये, ठीक है, ये हो गया होल, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर पे हमारी होल, ये हमारी अर्थ है वापस से, ठीक है, तो ये जो होल हो गया इसकी वजह से, अच्छा, ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से, आपको ये इतना तो पता ही होगा है ना कि सन यहाँ होता है, अर्थ उसके आसपास रिवॉल्व करती है, तो जो सन है वो कुछ रेडिएशंस देता है ना, ये कुछ ऐसी रेडिएशन देता है जिसको हम बोलते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना। ये जो रेडिएशन है, ये अगर हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई तो हमें क्या हो सकता है, हमें हो सकता है स्किन कैंसर और सल्सर, ठीक है, ये कुछ डिजीज़ हैं जिससे हमें इससे हो सकते हैं, पर ये जो ओजोन लेयर है ना, हमें इसी से प्रोटेक्ट करता है। तो जो ये होल है ना, इसमें, अच्छा, होल चल बाद में बताऊंगी, ये जो लेयर है ना, इससे क्या होगा, जब सन जो है वो अपनी ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है जब वो देगा, तो इससे क्या होगा, जो ये रेज है ना वो धीरे धीरे पहुंचेंगे और आधी तो वापस निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब कम पहुंचेंगे तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ नहीं रहे, है ना। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पर अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स होती। अब यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया, अगर यहाँ पे होल हो गया तो मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, यूवी रेडिएशंस आ सकती हैं डायरेक्ट, और हमारे अर्थ पे जब ये डायरेक्ट आ रही होंगी, तब कोई बाहर घूम रहा होगा तो उसको क्या हो जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, यानी ये जो O3 है, ओजोन को क्या बोलते हैं, हम O3 बोलते हैं, तो ये जो O3 मॉलिक्यूल है, ये जो फॉर्म हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन जो है आपको पता ही होगा कि जो, एक सेकेंड गाइस, हाँ, कि जो यूवी है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है, एक रेडिएशन है, ठीक है, हाई एनर्जी वाली, ठीक है। तो जो यूवी रेडिएशंस हैं वो तोड़ी जाती हैं, ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन, यानी जो हमारा ये ऑक्सीजन O2 होता है ना, इसको कौन ब्रेक करता है, इसको जो ब्रेक करता है वो है हमारा यूवी। किसमें कैसे ब्रेक कर देता है इसको, O+O ऐसे ब्रेक कर देता है O2 को, कौन, यूवी, ठीक है, अरे कोई, ठीक है। तो जैसे कि देखो, O जो था हमारा ये O2 एक्चुअली, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात की तो O2 जो है उसको यूवी जो है वो O+O में ब्रेक कर देता है। उसके बाद जो दीज एटम्स देन कंबाइंड विद O2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल, यानी अब जो ये हमारा जो O2 था, ठीक है, ये जो O2 था ये इस एक के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा O3, यानी अच्छा, ये O2 जो है ये तो टूट गया, तो इसके साथ कैसे कंबाइन हो रहा है, क्योंकि यही तो टूट के O+O हुआ है, तो इस वाले से कंबाइन नहीं हो रहा। जो हमारी ये एयर होती है इसमें O2 प्रेजेंट होता है, तो इस O2 के साथ कंबाइन हुआ है हमारा ये टूटा हुआ O, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होके बने O3। तो ये कहाँ से आया, ये तो आया एयर से, और ये कहाँ से आया, जिसको यूवी ने क्या किया था, ब्रेक किया था, उस वाले O2 से आया ये, ठीक है। ओके, ये तो था हमारा फॉर्मेशन कैसे हुई ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, वही हम यहाँ देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट कैसे, क्योंकि वो ऐसे होता है थोड़ा, है ना,
हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो एक ब्लैंकेट से ही उड़ा हुआ है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारा हार्मफुल यूवी रेडिएशन। जैसे मैंने आपको बताया जो यूवी रेडिएशन है सारी जो है ये क्या कर लेगा उसको, ये कर लेगा उसको ऐसे एब्जॉर्ब, ठीक है। और थोड़ी तो वापस निकल जाएंगी और थोड़ी जो है वो मतलब आधी आधी रुक रुक आएंगी, यानी जो इनकी हाई एनर्जी थी वो अब लो एनर्जी हो जाएगी। लो एनर्जी होगा यानी पावर कम हो जाएगी, पावर कम होते ही ये बहुत धीरे धीरे हम तक पहुँचेगा और इसकी जो हमें डिजीज़ करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो यूवी रेडिएशन है सनलाइट की, थस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स फ्रॉम मेनी हेल्थ। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमें ये फिर इसकी वजह से हमें प्रोटेक्ट करेगा, किससे, स्किन कैंसर से, कैटरेक्ट से, कल्सर से। पर अगर इसमें अगर होल हो गया तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएंगी और जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये सब हमें ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, ये होल क्यों हुआ? ये होल इसलिए हुआ क्योंकि जो CFCs होते हैं ना हमारे फ्रिज में, वो हो रहा है। और क्या हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये होल जो है वो हो गया है, ठीक है। O3 जो है वो प्रेजेंट होता है एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे। O3 क्या है, ओजोन। कैसे बना, ये जो O2+O से, ठीक है। ये एक डेडली पॉइजन है एट ग्राउंड लेवल, मतलब अगर ये अर्थ पे होता, मीन्स जो हमारी ये अर्थ है अगर ये इस पे होता O3 तो ये एक और डेडली पॉइजन होता, यानी हम इसको सहन भी नहीं कर पाते, इतना डेडली होता, ठीक है। अच्छा, वैसे अच्छा यही कारण है कि O3 क्यों नहीं है, अर्थ पे सिर्फ O2 ही क्यों है, ठीक है। अब ये जो O2 है ना, जब ये इस टूटे हुए O के साथ कंबाइन होता है तो ये एकदम ऊपर चले जाता है अर्थ के, ठीक है, जहाँ पे हमारी ऐसे ये ओजोन लेयर होती है, ठीक है, उस पर बन चला जाता है और ये और बन जाता है फिर O3, धीरे धीरे करके बहुत सारी ओजोन की लेयर ऐसे प्रोटेक्टिव में बन जाती है। फिर देखिए बिल्कुल ऐसे पूरे, क्योंकि ये जब रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पे कहीं पे भी आ सके, तो इसलिए पूरे में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे आके फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ भी समझ आया और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़।